हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। और हम भी आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन? जी मैं रिबेका अब्दुल। ये कौन? ये एक्स्ट्रा लोग क्यों भाई सेट पे फिर रहे हैं? आपका काम खत्म हो गया है, आप छुट्टियों पे जाएं। छुट्टियों पे जाएं। नहीं तौसीक साहब, आप छुट्टियों पे यूके गए थे और आप वापस आ गए हैं। लेकिन आपको पता है तौसीक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ पर नहीं थे तो भी आप थे। हाँ, वो तो जादू हम कर रहे थे वहां से, और बहुत ज़बरदस्त जादू था। अच्छा, वो बहुत अच्छा था क्योंकि अच्छा आपको पता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी बड़ी पसंदीदा रही और कुछ फीडबैक हमें हमारे जो देखने वाले हैं उनसे भी मिलता रहा। सो वो जो फीडबैक है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तौसीक साहब ने बिल्कुल पहचानने से इनकार ही कर दिया कि कौन है ये। टोटल इनकारी। देखिए ऐसे ही होता है, मतलब तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं छुट्टियों पे गया, तुमने मेरी जगह, तुमने और सबीन ने शो किया, मैं वापस आ गया। आप कौन है भाई? आप कैप्टन हैं। कैप्टन के बगैर शिप नहीं चल नहीं, सकती। Rebecca and Sabine did a great job. सबीन थैंक यू वेरी मच, रेबेका थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा इन्होंने शो चलाया। मैं वहाँ इंग्लैंड से, यूके से एपिसोड्स कुछ करके भेजता था, वो भी आपने पसंद किए, जिनका रेबेका जिक्र कर रही हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो शो में आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चेंजेस भी नज़र आएंगी। कुछ नए सेगमेंट्स हम शुरू कर रहे हैं, कुछ पुराने सेगमेंट्स को हम रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आज से चेंजेस आपको नजर आएंगी। एक बुनियादी चेंज जो आपको नजर आएगी वो ये कि अब इस शो में मेरा साथ रोजाना सबीन या रेबेका ऑल्टरनेट डेज पे दिया करेंगी। अब ये तो देखें इसलिए हुआ है कि आप यहाँ नहीं थे तो भी आपने इतने अच्छे प्रोग्राम्स, और ख़ास तौर पे तौसीक मैं आपको बताऊं जो यूके में आपने प्रोग्राम्स किए थे, वैसे तो वो सारे बड़े अमेजिंग थे, लेकिन अगर मैं अपने किसी एक पसंदीदा शो की बात करूं तो वो जो आपने हमें विजिट करवाया था कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क का, वो बहुत ज़बरदस्त था। और एक आपने हमारी मेहमान से हमारी मुलाकात करवाई थी जो बहुत इंटरेस्टिंग था, ब्लैक गोल्ड को वो सर्च करती हैं। हाजरा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क का विजिट है वो मेरे लिए भी बहुत ही एक जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज पूरी दुनिया में इस वक्त उस मस्जिद की बात हो रही है, उसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया तो यूट्यूब पे इस वक्त आप जाएं और राइजिंग पाकिस्तान के सारे एपिसोड्स मौजूद हैं, आप जाके उस कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क का जो विजिट हमने राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने आपको करवाया वो आप जाके देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो सेंट्रल लंदन का की जो सैर थी वो मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज के शो की तरफ आए, आज क्या क्या है? आज हमारे पास है सबसे पहले किड्स सेगमेंट में एमबीए, और एमबीए हमेशा की तरह बहुत ही कुछ अमेजिंग करने वाले हैं। जिस तरह से वो जब भी आते हैं एक नया आइडिया लेके आते हैं। आज वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिडन थिंग्स इन नेचर, यानी जब हम नेचर की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन आज वो हमें बताने जा रहे हैं कि हिडन थिंग्स इन नेचर में वो क्या चीज़ें हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि एमबीए कौन है। एमबीए जब आज से 3 साल पहले जब ये शो शुरू किया गया तो बिल्कुल इनिशियल हमारे किड्स सेगमेंट के जो होस्ट्स थे उनमें से हैं। ही इज अ सुपरस्टार नाउ। अब तो हमें लिफ्ट नहीं कराते, कभी कभी कहते हैं जी सोचता हूँ आई विल गेट बैक टू यू। परसों जब उससे रब्ता किया हमारी प्रोडक्शन टीम ने तो आगे कहता है आई विल गेट बैक टू यू। मैंने कहा एमबीए तू बड़ा स्टार बन गया। सो जनाब, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हैव एमबीए ऑन द सेट्स एंड लेट्स सी कि उससे मुझे आज क्या सीखने और जानने को और नया कुछ जानने को मिलेगा। एमबीए के बाद क्या है? एमबीए के बाद जो है 4 अच्छी खबरें हैं जो मैं लाऊंगी, और मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगर आप पूछेंगे भी तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने सेगमेंट में ही उसको डिस्क्लोज करूंगी कि 4 अच्छी खबरें क्या है। पूरी दुनिया से 4 अच्छी खबरें हैं हमारे पास, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यस एग्जैक्टली। और उसके बाद जनाब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। और टॉपिक ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जी बीमार हो गए तो हकीम साहब के पास जाएं, होम्योपैथिक के पास जाएं, एलोपैथिक के पास जाएं। किस तरह की साइंस जो है वो अपनी बॉडी पे उसका तजुर्बा करना चाहिए। होम्योपैथी के ऊपर आज ज़रा हम एक डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे। कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि जी बहुत सेफ है, क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं होते। और जिस शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे वो हैं डॉक्टर रिजवान उपुल, जो कि बुनियादी तौर पे एक बहुत ही नामी गिरामी किस्म के सीने के अमराज के माहिर हैं, जिनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। बुनियादी तौर पे वो एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि वक्त ने उनको होम्योपैथिक के अंदर भी इंटरेस्ट उनका डेवलप किया और अब वो दोनों साइंसेस को साथ लेके चलते हैं। तो मैंने सोचा कि किसी एक साइड के बंदे को बुलाएंगे तो जरा बायस्ड ओपिनियन आएगा, न्यूट्रल और अनबायस्ड ओपिनियन के लिए डॉक्टर रिजवान को बुलाते हैं और आज उनसे हम जरा होम्योपैथिक की जो कहानी है होम्योपैथी की, ये कहां से शुरू हुई और क्या वाकई ये सेफ
है और वो कौन सी बीमारी हैं जिन पे इसको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक जनरल ओवरव्यू हम आपको होम्योपैथी का आज के राइजिंग पाकिस्तान में देंगे। और उसके बाद कौन आ रहा है जी? मेन गेस्ट में आज तौसीक आप हमारी मुलाकात करवा रहे आगा शहराज से। आगा शहराज जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं, वेरी टैलेंटेड गाय, हमारे बहुत प्यारे दोस्त। उनको हमने मदऊ किया है कि आज उनसे हम कुछ गप लगाएंगे ओवर अ कप ऑफ कॉफी। तो ये है राइजिंग पाकिस्तान जो आज से अपना रिफ्रेश होके जो एक बहुत बड़ी चेंज राइजिंग पाकिस्तान में आने वाली है। कुछ अरसे के बाद हम सोच रहे हैं अपने जरा सेट वेट भी थोड़ा चेंज करवाएं। बड़ी धूमें थी सेट की पिछले 1.5-2 साल, लेकिन अब इट्स अबाउट टाइम कि हम इसके अंदर भी कुछ इनोवेशन लेके नई चीज होगी तो कुछ नई। एक पता है बहुत जरूरी होता है तौसीक, जब कुछ नया आगाज होता है ना तो वो आपको एक रिफ्रेश और नया स्टार्ट देता है। सो आई थिंक बहुत जरूरी होता है नए स्टार्ट से चीजों को करना। एग्जैक्टली। तो चलते जनाब एक छोटे से ब्रेक पे। Yes. और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो MBA होंगे, रिबेका होंगी, मैं होऊंगा और MBA हमें कुछ नेचर के अंदर डाइव कराएंगे और कहते हैं कि मैं बहुत यूनिक चीजें लेके आया। लेट्स सी क्या होता है। ओवर टू यू कंट्रोल रूम। मिलते हैं 1-2 मिनट के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। बच्चों के साथ सेगमेंट कैसा रहा मेरे बगैर? आपके बगैर मतलब सबसे बहुत बड़ा सी चीज ज़हनी तौर पे एक बहुत बड़ा सा ग्रो किया हुआ बच्चा नहीं था। तो उसको तो बहुत मिस किया ना। अच्छा। वो तो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट था। उसके अलावा तौसीक जो आप हमेशा ही जब भी हमारी मीटिंग्स भी होती हैं हम बैठते हैं तो तौसीक हमेशा ये कहते हैं कि ये बच्चे नहीं हैं, ये हम बड़ों से काफ़ी समझदार हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस पूरे टाइम में जो है हमने बिल्कुल इस चीज़ को मान लिया। क्या बिल्कुल बच्चे ठीक हम कहते हैं? बड़ों को इस साबित करके उठते हैं कि मतलब आप बड़े तो हैं लेकिन बस जरा साइड पे हो ना। हम आ गए 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के गुजरने के बाद के बच्चे, और हम आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन, साइंस, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, क्या क्या नए नए तरीक़ों से ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अपने सेगमेंट में। आई रियली लव इट। और वहाँ बैठ के जब मैं शो फॉलो किया करता था तो बच्चों का सेगमेंट एक दफ़ा भी मैंने नहीं छोड़ा। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम MBA। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको ये सलाम बोलूं और पूरे सेगमेंट में किसके ऊपर फोकस करूं मैं। तुम ऐसे करो कि ऐसे आप तो मेरी क्लास फेलो है ना, ये consider me teacher one। हाँ चलें, आप टीचर हैं। आप डांटती बहुत थी हमें, इसलिए मैं इनको देखूंगा। जरा शिकायतें तो लगाओ। मुझे पूरी क्लास में ये डांटती थी। अब मैं आपसे बात करता था, ये डांटती थी, आपको याद है? याद है मुझे। इसलिए मैं लेकिन मैं और MBA थे भी तो बैक बेंचर्स ना, हम सबसे पीछे बैठे थे। तो फिर टीचर क्या करे? टीचर ने तो डांटना ही है ना। पूरी टीचर क्लास नहीं में डांटेगी तो क्या होगा? दुनिया का सिखा रहा था कि ये और ये सुन रहे थे। और अच्छा, ये टीम अप हो गए। मुझे लग रहा है दोनों टीम अप हो गए। टीम अप होना है। मैंने और MBA ने टीम अप नहीं होना तो किसने होना है? अच्छा MBA, क्या टॉपिक है आज? तो टॉपिक ये है कि बेसिकली आपने खुद मेंशन किया कि जो PTV का जो पहला शो था उसमें मैं था, तो मुझे याद है जो मैंने पहला टॉपिक किया था इस शो में वो स्पेस के बारे में था और यूनिवर्स के बारे में था। और मैंने कहा था वो कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, उसको शायद पहुंचने में कितना टाइम लग जाए। तो पिछले दिनों मैं वो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं वो कभी डिस्कवर कर पाएंगे। और उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जो हमारे अंदर बॉडी के और हमारे अर्थ के जो सीक्रेट्स हैं, जो ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं, उनका शायद हम सीक्रेट ना डिस्कवर कर पाएँ, क्योंकि ये इतना हालांकि ये छोटे हैं लेकिन इनके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो इतने बड़े हैं और इतने स्मॉल लेवल पे लगता है जैसे किसी ने स्कल्प्ट करके, किसी ने पेंट करके उसको, कोई जैसे होती है ना वैन गो की पेंटिंग, वो लगता है ये सेल्स। और ये ट्रिलियंस है हमारी बॉडी में। यानी कि हम कहकशाओं तक रसाई तो हासिल कर लेगा इंसान, लेकिन जो हमारी मदर अर्थ है उसके अंदर कितनी कहानियां छुपी हैं, उसके अंदर कितनी इंटरेस्टिंग रियलिटीज हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल है। तो आज इसी हवाले से टॉपिक है आपका। और क्या है जी? तो आज हिडन पैटर्न्स इन नेचर। हिडन पैटर्न्स इन नेचर। तो कुछ तस्वीरें हैं जो कि लेके आए हैं MBA हमारे लिए। हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि पहली पिक्चर की जानिब, स्लाइड की जानिब जाएं। ये क्या है जी? ये एक आइस फ्लेक है। अब बस बर्फ हो रही होती है तो वो तो मूवीज में भी देखते हैं और आसमान में भी देखते हैं, वो वाइट से डॉट्स के होते हैं, लगता है सर्कल। Exactly. लेकिन अगर आप उसको क्लोजली देखें तो ये आपको नजर आएगा। ये एक्चुअल तस्वीर है? ये एक्चुअल तस्वीर है, ये मैंने पेंटिंग नहीं की। करो जी सीरियसली जी, आपको तो मुझे पेंटिंग आती नहीं है। ये तो रिबेका मुझे लग रहा है कि स्टार्स से दोबारा दिखा दें भाई। ये मतलब
वो ज्यादा अच्छी चीज हमें नजर आ रही थी कि तुझे जरूर बेकार नु तो मैनू बखाना है। अच्छा ये इसकी आप डिटेलिंग चेक करें तो मुझे तो एमबीए लग रहा है कि ये शायद किसी ग्राफिक डिजाइनर ने आर्ट का नमूना हाथ से बनाया है या कंप्यूटर से बनाया और मैंने ये एक बात सोची थी कि अभी आप कह रहे हैं कि किसी ने इसको बिल्कुल कार्व करके किया, लेकिन अगर एक आसमान से गिरे और आप हाथ में पकड़ना चंद सेकंड में मेल्ट हो जाएगा और पानी बन जाएगा। और हमें हमेशा से लगता है वो बहुत डी शेप है, उसकी कोई शेप नहीं हमें कभी भी फील होती है। लेकिन वरना पास से देखे तो हाथ में मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कितना इंट्रिकेट डिजाइन बनाया हुआ है। वाह सुभान अल्लाह, आपके दिल से निकलता है। अच्छा जी अगली क्या स्लाइड है? अगली स्लाइड है अगली स्लाइड है जी 1 2 3 एक्शन। ओहो क्या बात है। कॉपर सल्फेट। अब देखें ये आपको ज़्यादा वो नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको अपनी आंख से देखें, वैसे हमारी नज़र ही ख़राब है बैक बेंचर बन के, लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें तो ये बोरिंग सा आपको मेटल लगेगा, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट है। ये तो मुझे लग रहा है अगेन कोई बहुत आर्ट का नमूना है। जैसे वो नहीं होता पेंट, अब मल्टी कलर्स का इस्तेमाल हुआ हो जैसे। इसका तो प्रिंट लेके तो पॉकेट स्क्वायर बनवाना चाहिए, है ना? बात सही, ये अच्छा आइडिया, जबरदस्त पॉकेट स्क्वायर बनेगा। इसको सिल्क के ऊपर इसकी वो टेक्सटाइल पैटर्न जो है उसका प्रिंट हुआ हुआ हो तो। और ये बात ये भी है कि जो ये देखिए आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन है, इनसे कितनी मोटिवेशन ली जाती है क्लोथिंग में। ये कई क्लोथिंग के डिज़ाइंस हैं जो इस पे बने होते हैं, कहीं मेरे घर में अपनी बेडशीट पे बने होते हैं ऐसे करके वो स्नो के साइंस। इसका मतलब है ये आर्टिस्ट जो हैं या आर्किटेक्ट्स जो हैं या टेक्सटाइल डिजाइनर्स जो हैं वो इसी नेचर से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट था, ये है बिस्मथ। अब ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्लोज अप किया हुआ है और ये आपको लगे एमबीए ये वाकई ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। ये डब्बे आपको अगर आपको मैं किसी दिन बड़ी इसकी तस्वीर दिखाऊंगा जिसके अंदर ये बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं, एक तो रेनबो कलर और ये आप देख सकते हैं ये जैसे एग्जैक्ट उन्होंने 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। और ये बिस्मथ जेमस्टोन जो है उसकी एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जी। और ये कोई किसी ने कार्व नहीं किया कि इसको मैं तस्वीर लगा दूंगा अच्छा लग जाएगा लाइक। ये कुदरत का ये कुदरत है बिल्कुल। ये दिस इज नेचुरली फाउंड। मुझे तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से स्क्वायर उसके बने हुए हैं, बहुत ही इक्वली। किसी लगता है कि किसी ने बाकायदा मेजर करके उसको बनाया है। और हालांकि दीस आर फाउंड लाइक एवरीवेयर इन नेचर। एग्जैक्टली। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं, ये है लूनर, मतलब कि चांद का पत्थर। वाओ। और हम आसमान में देख रहे होते हैं वाइट। हाँ ये लूनर रॉक है। ये सारे कलर्स उसमें हैं। सारे कलर्स। वैसे तो नजर आता है कि बस वाइट सा बोरिंग सा नजर कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसका थिन सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये सारे कलर्स। मेरा तो दिल कर रहा है कि इनको प्रिंट लेके ना और एज अ पेंटिंग घर में अगर सजाया जाए। मैं आपको अगर मैंने आपको ये ना बताया होता कि ये लूनर रॉक होता, आप तो कहते कोई 17th सेंचुरी पेंटिंग है। एब्सोल्युटली। मैंने भी ये सोचा था, मैंने जब ये स्लाइड्स में जब ये पिक्चर सर्च किया मैंने कहा नहीं भाई ये तो पेंटिंग है, ये तो पेंटिंग है। लेकिन वो एक्चुअली चांद के पत्थर थे। वाह। अच्छा जी आगे क्या है जी? आगे है बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज और ये है सनसेट ओपल। ये क्या है जी? ये होता है मैक्सिको के अंदर यूजुअली माइन होते हैं और ये ओपल्स होते हैं और ये नेचुरली फॉर्म होते हैं। अब ये देखिए किसी ने पेंटिंग नहीं की, किसी ने कुछ ऐड नहीं किया, अंदर से लग रही ना आसमानों में सनसेट हो रहा है। हाँ जैसे कि क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स और ये बिल्कुल नेचुरल है। आर यू श्योर? आई एम ये पत्थर है। मैं आपको बताऊं, मेरे अब्बू ने मुझे ये दिखाया था, उन्होंने कहा ये ऐड करो, मैंने कहा ये कहाँ से, ये तो पेंटिंग है, ये तो कोई पेंटिंग करके बना रहा है। और पेंटिंग से ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप उसी पे स्लाइड पे कंट्रोल रूम दोबारा वापस जाएं कि जैसे जहाज के अंदर आप जा रहे हो और आपका एल्टीट्यूड ज्यादा हो और आपको अब खिड़की से अगर सनसेट होता बादलों में नजर आए तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद इसीलिए इसका नाम देखिए मैंने आपको बताया था कि वो जब आप जहाज में जाते हैं इतना बड़ा नजर आता है, लेकिन इतने से पत्थर में भी वो कुदरत ने आपके लिए पूरा वो नजारा बनाया। वाह। और इससे आगे इससे भी माइंड ब्लोइंग पूरी गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी जी दिखाएं जी। अगली आपको नजर आएगा गैलेक्सी दिखाएं जी। ये देखें, वाओ। ये देखें, ये ब्लू और ये क्लाउड, डस्ट ऑफ क्लाउड। ये नेचुरल एक्चुअल ये नेचुरल है और इसकी प्राइस $20,000 है। मैं तो कहता हूँ हर चीज छोड़ के ये ले लेते हैं। तो लेके फिर करें क्या? बस देखते रहेंगे देखते रहेंगे। लेकिन एमबीए वाकई बहुत खूबसूरत है और
रेबेका, मैं तो कह रहा हूँ रेबेका को फौरन कहना चाहिए कि $20,000 का लेके तो फिर मैं इसका पेंडेंट बनाऊंगी। जाहिर है पीटीवी जितने पैसे देते हैं संभाले नहीं जाते, किधर लेके जाएं? $20,000 की ज्वेलरी बनवा लेते। नहीं सॉरी, मैं इतनी महंगी ज्वेलरी क्यों बनवाऊंगी? ना $20,000 आज क्या करोगी? मैं ना उसको सेव कर दूंगी। मुझे पैसे खर्च करने में बड़ी टेंशन होती है, मैं बड़ी कंजूस हूँ। अच्छा, हाँ, ओए मैंने ऑनियर बता दिया, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है तौसीक। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास सेव करवा दिया करो। मुझे अगर मिले तो मैं और सर तौसीक जो है ना, हम वेकेशन पे जा रहे हैं, हर चीज फिर से छोड़ के अभी वेकेशन से वापस आए, फिर से वेकेशन पे चले जाएंगे। कोई और एक स्लाइड रहती है? दिस वाज द लास्ट वन। अच्छा भाई, एमबीए बहुत मजा आया, बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एमबीए ने पिछले 3 साल में इस शो के साथ इतना ग्रो किया है, इतना पढ़ता है ये बच्चा। इसकी किताबें आप चेक करें और इसकी रिसर्च, तो दिल खुश हो जाता है। मेरे अम्मी अबू इस वक्त हंस रहे होंगे, है ना? ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं उनके पता। स्टैंडर्ड में। अच्छा, कुछ अर्सा पहले, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तकरीबन कुछ महीने पहले, अभी जाते जाते हमारे पास 1 मिनट है, क्विकली मैं एमबीए से पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो इसके घर में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो क्या था? इसके अब्बू कुछ कहते थे, इसकी अम्मी कुछ कहती थी और ये कुछ कहता था, कि तीनों का डिफरेंट ओपिनियन था एमबीए के फ्यूचर के मुताबिक। तो मैं पूछना चाहूंगा वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है या अभी चल रहा है? उस कॉन्फ्लिक्ट की बात तो खत्म हुई है, लेकिन उन तीनों को मैंने उन दोनों को बता दिया। अम्मी को जाके कह दिया कि हाँ जो आप कह रही है वो करूंगा, अब्बू को जाके कह दिया जो आप कह रही है वो करूंगा। अब वो दोनों आराम से बैठ गए। अच्छा, इसे जरा अंदर की बात कर दी है वैसे। एग्जैक्टली, अंदर की बात बताओ जरा। अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं कि तुम नेवी में जाओ। और मेरी अम्मी कहती है कि डॉक्टर बनो, और मेरी नानू भी कहती है कि डॉक्टर बनो। एमबीए क्या कहता है? मैं कहता हूँ मैंने लॉयर बनना है। लॉयर बनना है, वेरी नाइस। वैसे तौसीक, अब लेकिन मैंने बड़ा होके तौसीक हैदर बनना है। बड़ा होके तौसीक हैदर बनना है जी। तो तुम बड़ा होने की जरूरत ही नहीं। हम ज़हनी तौर पे तो मेरा ख्याल है ज़हनी तुम थोड़े से तौर पे आगे तो हो, एक लेवल तुम में बन चुके हो तौसीक। नहीं बिल्कुल, एमबीए को और नवेरा, इन दोनों को रेबेका मैं कहा करता हूँ कि ये हमारे फ्यूचर के टीवी एंकर्स हैं। माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड, यस, है ना? तो लॉयर बन के भी टीवी एंकरिंग हो सकती है। बिल्कुल। नेवी में जाके जरा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा था नेवी में जाके नहीं हो पाएगा, है ना? और लॉयर बन के हो जाएगा आराम से। सबसे ज्यादा मजा किस बच्चे के साथ आया व्हेन आई वाज अवे? एमबीए, नवेरा एंड मुस्फिरा। मुस्फिरा इज वेरी गुड एडिशन, वेरी टैलेंटेड। गुड। एमबीए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जीते रहो, खुश रहो। हम रेबेका अब एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेबेका के पास 4 जबरदस्त मजेदार खबरें हैं बकौल इनके। लेट्स सी, अनफोल्ड करते हैं आपके सामने। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान जब हमने शुरू किया बहुत साल पहले तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि गुड न्यूज़ का सेगमेंट हमारा इतना मकबूल हो जाएगा कि अब आप भी हमें खबरें भेजते हैं। ये अलहदा बात कि आपकी भेजी हुई खबरों को हम एंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन हमें हैरानी ये भी होती है कि आपको भी अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर वक्त मिल जाता है कि आप टाइम निकालें और हमारे शो के अंदर कंट्रीब्यूट करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबीन, रेबेका और हमारा जो प्रोड्यूसर्स थे टीम, उन्होंने बताया कि तौसीक साहब पिछले कुछ अरसे जब व्हेन यू वर अवे और यूके से आप शोज़ कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स थे, हमारे जो नाजरीन थे, उन्होंने वाकई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की कैप पहन ली थी और उन्होंने कहते तौसीक साहब कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे व्यूअर्स हैं, तो अब आप ये भी करें और ये भी करें, और आपके बाकायदा मशवरे हमारे शो के लिए आते थे। सो थैंक यू वेरी मच। रेबेका, गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं और रेबेका कह रही जी आज 3 नहीं 4 खबरें हैं तौसीक के आने की खुशी में। आपके आने की खुशी में 4 अच्छी खबरें, और तौसीक चारों की चारों जो गुड न्यूज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग है। ख़ास तौर पे अगर मैं आज की पहली गुड न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो वो एक ऐसी बच्ची की खबर है जो इंटेलिजेंट और बहुत ही काबिल है। मैं बात कर रही हूँ कोमल अली शाह के बारे में, और आई थिंक कोमल जो है वो बहुत सी बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन की वजह है। 41 अफराद की लिस्ट में ये पहली पाकिस्तानी हैं जिनको हिरोशिमा एकेडमी ऑन न्यूक्लियर वेपन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी 2021 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। हर साल इस अकेडमी के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है और पूरी दुनिया से काबिल लोग चुने जाते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद जो है वो दुनिया से न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को ख़त्म करने के इक़दाम को फ़रोग़ देना है। कोमल का इरादा है कि वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से होने वाले जो हम कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ हैं उसमें कमी ला सके और अपना जो पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान को उसको बिल्ड कर सके।
भाई जबरदस्त खबर है। और कोमल बिल्कुल वी एब्सोल्युटली वी आर प्राउड ऑफ यू, जैसा कि रेबेका ने कहा, थैंक यू वेरी मच कि तुम एक ऐसी फील्ड की तरफ गई हो जिसमें उमूमन खवातीन हम देखते हैं कि अगेन स्टीरियोटाइपिंग हमें कम नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज भी मैं रेबेका यहाँ कहना चाहूंगा, ये पूरी खबर में कोमल वाला एलिमेंट तो है जबरदस्त, सलाम तुम्हें, लेकिन जरा दूसरा एलिमेंट आप देखें। मैं कहता हूँ ना, इंसान जो है ना, इंसान है, बंदे का पुत्र नहीं है। क्या मसला है जी? अब 100 साल पहले आप देखें एटॉमिक बॉम्ब और फिर न्यूक्लियर वेपन्स, अच्छा इसी साइंस, इसी जहन, इसी ब्रेन सेल्स, इसी जहानत को इस्तेमाल करते हुए पहले न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है और अब दुनिया को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए बैठ के कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तो काम हो रहे हैं, तो मतलब ये बंदे का पुत्र क्यों नहीं बन जाता ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस? लेकिन इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान का प्रॉब्लम ये है कि वो ये बताता है कि वो ये चीज कर सकता है, यानी वेपन्स बना सकता है और उनको खत्म भी कर सकता है। नहीं तो फिर बनाया क्यों था? बनाए क्यों थे? आई थिंक अच्छी किसी कॉज के लिए बनाया होगा, लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो इंसान ने कहा इसको खत्म करो, ये काम ही ठीक नहीं है। ये आपका पॉइंट रेबेका बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइंस है उससे बहुत सा इवन मेडिसिन के अंदर भी और रिसर्च के अंदर तो इसके पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन बस ये कि जरा गलत पासे इंसान, गलत पासे जाने से ना इस घोड़े को थोड़ी सी लगाम देने की जरूरत है। एनीवे, कमिंग बैक टू कोमल, कोमल वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड लक, आप जाओ और अच्छा काम करो और पाकिस्तान का नाम करो। बिल्कुल। अब बढ़ने जा रही हूँ अपनी सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब, और तौसीक, जिस तरह हम जानते हैं कि मेडिकल की फील्ड में यकीनन हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सी रिसर्चेज जो है वो हो रही हैं और कुछ ना कुछ नया हमारे इर्द गिर्द होता ही है। कोविड वैक्सीनेशन के अगर हवाले से हम बात करें तो इसमें mRNA जो है उसके इस्तेमाल के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं उनका ये कहना है कि mRNA जो है उसका इस्तेमाल कोविड वैक्सीन है उसको बनाने में, कैंसर का जो ट्यूमर है उसको कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। mRNA के हवाले से मैं बात करी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के रिसर्चर्स ने इस हवाले से तहकीक की है और ये बताया है कि ये वैक्सीन जो है वो कैंसर के मरीज़ों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है और कैंसर से मुतासिर खुलियों को सेहतमंद खुलियों से अलग करने में मददगार साबित होती है और उनको कमज़ोर कर देती है और ये बॉडी में एक ख़ास किस्म के प्रोटीन को भी बनाती है जो कैंसर ट्यूमर जो है उसके ख़िलाफ़ काम करती है और इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, जो कि सबसे बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन जी टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस और मेडिसिन सबका तो चोली दामन का साथ है, बट इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर कैंसर पेशेंट्स। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि कैंसर जो अब तो मेरा ख्याल है कि मुझे स्टेटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन अब तो कैंसर की बहुत सी फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि जिनका दूसरा मतलब मौत नहीं है। बिल्कुल। वक्त था ना जब हम कहते थे अच्छा जी कैंसर के बाद जिंदगी सुन के खत्म हो जाती थी। भाई को कैंसर डायग्नोज हुआ तो बस मतलब होता था अच्छा जी पैकिंग शेकिंग कर लें, बक्सा बंद कर लें, तैयारी करें। लेकिन अब कैंसर वक्त पे उसकी तशखीस हो जाए और इलाज दुरुस्त हो, और सबसे बड़ी बात रेबेका, यहाँ से फाइट करना जानता हो पेशेंट। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने अब जनरली देखा है कि कैंसर को मौत और कैंसर के दरमियान का वक्त जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग कर लेते हैं पेशेंट्स। वो तसी कहा जाता है ना कि कैंसर को फिजिकली क्योर करना मुश्किल नहीं है, साइकोलॉजिकली क्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर साइकोलॉजिकली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मौत ऑफ कोर्स पर हक है, लेकिन बस ऐसा नहीं है जैसे अभी हम बात करें कि कैंसर डायग्नोज हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म है, तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी रिसर्च और साइंस जो है उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। अच्छा, थर्ड गुड न्यूज़ जो है मेरी तौसीक, वो भी कोविड से रिलेट करी है। जिस तरह हम जानते हैं कि कोविड टाइम्स में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फेस मास्क के इस्तेमाल से जो है वो वेस्ट में भी इजाफा हुआ है। लोग उसको डिस्पोज ऑफ उस तरह से नहीं करते, कहीं फेंक देते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने ज़ाया किए फेस मास्क से जो है वो सड़क बनाने का एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा किया, रोड बनेगा। गलत खबर पड़ गई है, सॉरी, हम माजरत चाहते हैं नाजरीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो खबरें मिक्स कर गई हैं। वो सड़क जो बन रही थी वो एक अलग खबर थी और वो फेस मास्क अलग था। रेबेका तुम क्या करती हो यार, लाइव शो में दो खबरें मिला दी हैं। तौसीक ऐसे ही है, मेरी खबर आप सुने, आपको इतना मजा आएगा। आप कहेंगे रेबेका मैं खुद जब मेरे पास ये न्यूज आई मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि दो मिल गई है। मैं आधी खबर पे ये कहती कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स ने ये काम कर दिखाया। फेस मास्क से सड़क बनी, जी सड़क बनी है और रोड बनने का एक ये भी एडवांटेज है कि ये रोड्स देरपा हैं
और इसी के साथ साथ इनकी तामीर जो है उसमें भी जो लागत है उसमें भी कमी आएगी, ये आप देख सकते हैं। और इसके मुताबिक अब मैं आपको एक और बात बताऊं तो कि ये जो फेस मास्क है ना, अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर की आपको रोड बनानी है तो उसके लिए 3 मिलियन फेस मास्क का इस्तेमाल आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब उसमें यह है कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया रहा है पिछले 1 साल के अंदर एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए कि अब ये जो फेस मास्क हैं जब इस्तेमाल होके कूड़े का एग्जैक्टली हिस्सा बन जाते हैं, डिस्पोज ऑफ उन्हें करना, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ये पूरा अमल नहीं है। तो आई थिंक इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं, जिस तरह तुम्हें याद है रिबेका, एक कुछ अर्सा पहले गुड न्यूज़ में मैं देख रहा था, शायद सबीन शो कर रही थी, आप कर रही थी, कि वो प्लास्टिक बॉटल से वो म्यूरल्स बने हैं और क्या पता नहीं जापान में कि चाइना में कुछ इस तरह कि वो प्लास्टिक को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो मतलब 600 साल 700 साल तक वो म्यूरल्स जो है वो कायम रहेंगे एंड सो दे लुक सो ब्यूटीफुल। उसका पूरा उन्होंने एक एनक्लोजर बनाया था। सो इस तरह के जो इंसान है, मेरा ख्याल है वो इंसान है, वो बंदे थे बच्चे, क्या कहते हैं, बंदे थे पुत्र हैं, बंदे थे पुत्र ने, वो अच्छे लोग, गुड बॉयज हैं। बचपन में हम वो देखा कि था गुड गाइज बैड गाइज के जो कार्टून्स होते थे, तो गुड गाइज वाले कार्टून। लेकिन तौसीक, ये जो अभी आपने बात की बड़ी अच्छी है कि देखिए चीज़ों को डिस्पोज ऑफ हम कर देते हैं, लेकिन उसका रीयूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर प्लास्टिक बॉटल्स है, अब हम देखते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम हो गया है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत आपको हेल्दी लगती हैं। एब्सोल्युटली। चौथी और आखिरी खबर आज की। चौथी और आखिरी खबर ये है कि हिम्मत जमा हो तो उम्र एक बस डिजिट बन के रह जाती है, नंबर है जी, और कुछ भी नहीं है। सो आज जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ ना, अच्छा पहले उससे पहले बताएं मुझे पढ़ने का कितना शौक है तौसीक? बिल्कुल भी नहीं, किताब की स्पेलिंग ही नहीं आते मुझे। नहीं किताब पढ़ने के बहुत शौकीन है, लेकिन वो एक होता है ना कि कोर्स करना है, इस तरह की एजुकेशन, अच्छा, डिग्री, वो तो मुझे बहुत शौक है। और मेरी जिंदगी की अगर कोई एक ला हासिली तो बड़ा ही कोई बहुत ही दुखिया किस्म का लफ्ज़ है, लेकिन रिग्रेट भी हाँ, मतलब एक रिग्रेट जो मेरी जिंदगी का है वो ये कि मैं मास्टर्स लेवल की तालीम हासिल नहीं कर सका। ग्रेजुएशन के बाद मैं पढ़ नहीं सका, मैं MA या MSc करना चाहता था और वो मैं नहीं कर सका। तो ये वाकई उस लिहाज से ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि रह गई, फिर जिंदगी आगे अपने भाव में बह गई, आगे चल पड़े। लेकिन अब भी जो मैं गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ ना, उसके बाद मुझे लग रहा है आपने कहना मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने के लिए रिबेका। आप देखें जो खबर आज वाली है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस कांस्टेबल हैं खैबत खान, और तालीम से इनकी बेहद मोहब्बत, लेकिन 1965 में कोयटा रेलवे पुलिस में भर्ती हुए और नौकरी तो उन्होंने स्टार्ट कर ली जॉब के साथ साथ, लेकिन उनके अंदर एक जो ख्वाहिश थी और शौक़ था अपनी तालीम को जारी रखने का, वो उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो उस तरह से उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। कांस्टेबल से होते होते इंस्पेक्टर बन गए और तालीम का जो लगन है वो ख़त्म ना हुई, और 1976 में तालीम का सिलसिला उन्होंने दोबारा शुरू किया। LLB के बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी से MPhil किया और 2014 में PhD शुरू किया, और तौसीक हाल ही में 80 साल की उम्र में इन्होंने PhD कंप्लीट कर ली है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अ स्टोरी। हैबत खान नाम है इनका? बिल्कुल। वाह जी वाह, डॉक्टर हैबत खान, अब हम इन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने PhD कर लिया है। डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने। अब मैं तो कहता हूँ ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी, तो ये तो ऐसा आपने मुझे उसका जवाब दिया इस खबर की सूरत में। कुछ भी देखिए तौसीक, यही बात है, व्हाट अ स्टोरी। अगर इंसान करना चाहे तो ऑफ कोर्स रीजंस भी होती हैं, लेकिन ये एक शौक की बात है। आई थिंक ये मैं रिलेट करूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं नहीं ये घर में ज़बरदस्ती पढ़ा दिया, जैसे मेरे घर में कि पढ़ लो, डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, स्कूल भेजा था? हाँ, स्कूल भी भेजा था, कॉलेज भी भेजा, फिर यूनिवर्सिटी भी भेजा। गई? अच्छा गई थी। ये देख लें जरा, कैमरा रखें मेरे पे, मेरे एक्सप्रेशंस जाने चाहिए बेइज्जती वाले। नहीं, मुझसे तो ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तुम। मास्टर्स किया है रिबेका तुमने? सीरियसली वेरी, ओहो मैं हैरान हूं, तौसीक साहब लगा ही नहीं आपको कभी? मैं कहूंगा मैम रिबेका, मैडम रिबेका। नहीं, कभी लगा ही नहीं रिबेका ने मास्टर्स किया है। सुबह सुबह नहीं हो गई। नहीं, अच्छा किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया? MSc मैथ्स मैथ्स में मास्टर्स किया। अच्छा भाई, वेरी गुड, आई एम सो। अच्छा हाँ जी, कमिंग बैक टू हैबत खान। यस, जबरदस्त स्टोरी है जी। और अब आप देखें, और ऐसी कहानियां हमें ख़वातीन में भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ट्रेंड है, अब तो कम हो गया कि बिल्कुल मैट्रिक FA के बाद शादी कर दी, और तो 7 बच्चे, सात बच्चे नहीं, वैसे वो कहानियां भी हैं, 7 बच्चे, लेकिन 7 बच्चे भी हो रहे हैं, उनकी परवरिश भी हो रही है, उनकी तरबियत भी हो रही है। और ऐसी हमें ख़वातीन
में कहानियाँ मिलती हैं रेबेका कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद FA, BA, MA और इवन PhD तक बिल्कुल। तालीम हासिल की। सो ऐसे आज के तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, तमाम पाकिस्तानी हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं जो पैशन, एकेडमिक पैशन ख़त्म नहीं करते और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट सलाम। देंगे। और डॉक्टर हैबत खान, आज का दिन आपके नाम। क्योंकि ये खबर तौसीक इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मोटिवेशनल थी कि मैं ये सोच रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये ज़रा सा मुश्किल है। exactly. तो आई थिंक ये वाली चलें जनाब, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आज हमने होम्योपैथी की कहानी आपको सुनानी है। डॉक्टर रिजवान उप्पल हमारे साथ मौजूद होंगे, जो वैसे तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज सीना, लेकिन इन्होंने एलोपैथिक बाहर की बड़ी डिग्रियों के बाद होम्योपैथिक के अंदर अपना इंटरेस्ट शुरू किया, उसकी भी डिग्रियां हासिल की और आज हमने इनको बुलाया है कि ये ज़रा हमें एवेल्युएट करें कि कौन सा तरीक़ा इलाज में, ये तो नहीं कहूँगा बेहतर है, लेकिन इनका फ़र्क क्या है, होम्योपैथी कहाँ से शुरू हुई, क्या ये वाकई सेफ़ है, नहीं है, या ये भी मिथ है, क्या इसको हम एक हर्बल मेडिसिन की एक फॉर्म कह सकते हैं। ये सारी बातें आज होम्योपैथी के हवाले से डॉक्टर रिजवान से हम करेंगे इस ब्रेक के बाद।